प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ई क्लासेस बाय मनीष सर से मैं मनीष शंकर तिवारी और सबसे पहले आपको रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग कक्षा 9 में आज लेकर आए हैं। पिछले जो अध्याय था, पिछला वीडियो था, उसमें आप लोगों को जो क्रियाकलाप हमने हल करने के लिए दिए थे पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग, उनको आप लोगों ने हल कर लिए होंगे, अभी रफ कॉपी में हल किए होंगे। अब आज आप इस वीडियो से उनके आंसर अर्थात गतिविधियों या क्रियाकलापों के हल मिला लीजिए और इसके बाद उनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको मैं बता दूं कि सप्ताह में एक वीडियो आपके लिए इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अभी आपको कक्षा 9 के लिए ब्रिज कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोग हिंदी, अंग्रेजी और गणित को पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको उन 3 विषयों में रखना है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान विषय को हम जैसे ही हमारे विद्यालय आरंभ होते हैं हम उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इसके बावजूद भी आपको ये बता दूं मैं कि ई क्लासेस बाय मनीष सर आपको घर बैठे वो क्वालिटी एजुकेशन देने की पूरी कोशिश कर रहा है जिसकी आप क्लासरूम में अपेक्षा करते थे। तो चलिए हम हल करते हैं क्रांति की शुरुआत अध्याय के अंतर्गत जो 5 क्रियाकलाप हैं उनके हल। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत दूसरा अध्याय है क्रांति की शुरुआत और इस अध्याय पर आधारित जो वीडियो हमने जारी किया था उसमें 5 क्रियाकलाप आपको हल करने थे। हम इस वीडियो में उन्हीं 5 क्रियाकलापों के हल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। क्रियाकलाप 1 का हल, सवाल ये था कि दिए गए राजनीतिक प्रतीकों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान कीजिए। तो पिछले उसमें आप लोगों ने कुछ चित्र वीडियो के लास्ट में देखे थे। उन चित्रों या उन प्रतीकों में आपको ये पहचानना है कि कौन सा प्रतीक स्वतंत्रता का है, कौन सा समानता का और कौन सा प्रतीक बंधुत्व की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर चलिए आप लोग देखिए। पहला, स्वतंत्रता के प्रतीक कौन कौन से चित्र हैं वो देखिए। पहला है लाल फ्राइजियन टोपी। यह टोपी जब कोई दास किसी पादरी के यहाँ से या किसी अमीर के यहाँ से, किसी कुलीन के यहाँ जब वह दास के रूप में काम करता था और वहाँ से जब वो आज़ाद हो जाता, वहाँ से स्वतंत्र हो जाता, तो उसको ये लाल रंग की टोपी पहनाई जाती थी ताकि समाज में लोगों को यह संदेश चला जाए कि अब यह दास नहीं रहा, यह स्वतंत्र हो चुका है। अतः लाल फ्राइजियन टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक हुई। स्वतंत्रता का अगला प्रतीक टूटी हुई जंजीर। आपको बता दूं कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था और ले बार्बिए ने टूटी हुई हथकड़ी को प्रतीक रूप में दर्शा करके ये बताया कि अब फ्रांसीसी दासत्व से मुक्त हो चुके हैं। यह भी स्वतंत्रता के एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं हम समानता का प्रतीक, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। इसमें आपको यह बता दूं मैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, जो समानता के भाव को प्रदर्शित करता है और उसके अंदर आंख द्वारा आती हुई रोशनी सभी दिशाओं में समान रूप से बिखर रही है। मतलब वह जो आंख है वह सभी वर्ग के लोगों को, तीनों स्टेट के लोगों को समान रूप से देखना चाह रही है या देख रही है, जो कि समानता के प्रतीक को प्रदर्शित कर रही है। अगला समानता का प्रतीक है विधिपट। कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। यह इस विधिपट से हमको प्रदर्शित होता है। अब स्वतंत्रता और समानता दोनों का मिला जुला जो प्रतीक है वह नीला, सफ़ेद और लाल रंग है। यह जो स्त्री 3 रंगों में दिख रही है फ्रांस देश का प्रतीक है। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग की पोशाक पहने यह महिला फ्रांस का प्रतीक है जो अपने नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का संदेश दे रही है। अब बात करते हैं बंधुत्व के प्रतीक की। तो छड़ों का बर्छीदार गट्ठर बंधुत्व का प्रतीक कैसे हुआ, इसको आप समझिए। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर बंधुत्व का प्रतीक है। क्यों है? क्योंकि अकेली छड़ को आसानी से कोई भी तोड़ सकता है, अकेली लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन यदि उसका गट्ठर तैयार कर लिया जाए, उसको गांठ बांध लिया जाए, और गांठ काहे की बंधी है? 3 रंगों की पट्टी जो आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये 3 रंगों की पट्टी, ये फ्रांस के ध्वज के 3 रंग हैं।
इन पट्टियों से बंधी है, मतलब राष्ट्रीय एकता से बंधा हुआ है यह बंधुत्व भाव, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। एकता में बल होता है, अर्थात यदि सभी नागरिक बंधुत्व भाव से रहने लगें तो उनमें जो बल आएगा उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। अतः छड़ों का बर्छीदार होना बंधुत्व का प्रतीक हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्रियाकलाप 2 का हल। क्या था सवाल? ले बारबीए के पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या कीजिए। नागरिक घोषणा पत्र ये दिख रहा है, इसमें जो जो चित्र दिख रहे हैं उन चित्रों की आपको व्याख्या करना थी। तो ये देखिए यहाँ पर चित्र जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार आदि को दर्शाता है। दाएं ओर की आकृति फ्रांस को दर्शाती है, बाएं ओर की आकृति डैनो वाली महिला कानून को निरूपित करती है, और यह विधि पट्ट यह दर्शाता है कि उसकी नज़रों में सब समान हैं। कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़रों में सभी समान हैं। और पीछे ये जो त्रिभुज वाली आंख दिखाई दे रही है, यह समानता के भाव को प्रदर्शित कर रही है। अब क्रियाकलाप 3 का हल हम देखते हैं। तो सवाल क्या था? 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए जाने वाले राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 6 में दिए गए अधिकारों की तुलना करना है। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं? क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है? तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद आपको 1 यहाँ पर दिख रहा है, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। तो इसका हल है हाँ, दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं और दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है। दस्तावेजों के अनुसार सभी इंसान जन्म से समान हैं और सभी के अधिकार भी समान हैं। कानून सबके लिए बराबर है और कानून के लिए सभी बराबर हैं तथा स्वयं के समुदाय के लिए सभी को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि 1791 ईस्वी में जो संविधान बना उसमें इन विचारों को नहीं माना गया था, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास समान अधिकार नहीं थे। तृतीय स्टेट के लोगों ने क्रांति की, लेकिन तृतीय स्टेट का भी जो पहला वर्ग था, धनिक वर्ग था, वणिक वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, समृद्ध वर्ग था, उनको लाभ मिला अमीर होने के कारण। गरीब और गुरबा अभी भी ना तो वोट दे सकता था, ना कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकता था, ना अपने प्रतिनिधि चुन सकता था। पिछले वीडियो में आपने देखा भी है, दरवाजे पे नोटिस टांग दिया गया था कि महिलाओं का एवं मजदूरों का प्रवेश निषेध है, अर्थात महिलाओं को तो दोयम दर्जे का वहां पर नागरिक ही घोषित कर दिया था। 745 नेशनल असेंबली के सदस्यों में एक भी महिला सदस्य नहीं थी और ना ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में अध्यायों में कि महिलाओं ने इसको कैसे जीता, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को कैसे उन्होंने अपने पक्ष में परिवर्तित किया। अगला क्रियाकलाप हल करते हैं हम, चौथा। उसमें पूछा गया था कि 1791 के संविधान में फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित होते, किन समूहों को इससे असंतोष हो सकता था और पत्रकार मरा ने भविष्य के बारे में कौन से पूर्वानुमान लगाए थे। तो ये पत्रकार मरा आपके सामने दिख रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो यहाँ सामने लिखी हुई है। उस क्रियाकलाप का उत्तर ये है, 1791 के संविधान से सबसे अधिक लाभ धनी वर्ग को पहुँचा, जिसके पास पैसा था। नो नोट देन नो वोट, टैक्स चुकाओ वोट डालने जाओ। तो सबसे अधिक लाभ धनी वर्ग को पहुंचा, पढ़े लिखे धनी वर्ग को। राज परिवार तथा कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ने के लिए विवश किया गया, जबकि वहां की महिलाओं और मजदूरों को निराशा का और असंतोष का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला ना। हाँ, एक जीवन जीने के लिए थोड़ा सा ये रहा कि पिछले बार जितनी प्रताड़ना भले ना मिलती रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकार के रूप में उनको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
अब मरा ने जो अनुमान लगाया वो क्या था? मरा के अनुसार जैसे पादरियों और कुलीनों को गैर अधिकार प्राप्त अमीरों ने हटा दिया, वैसे ही भविष्य में इन अमीरों को वर्तमान में जो गैर अधिकार प्राप्त तबका गरीब और महिलाओं का, शोषितों का रह गया है, वो इन अमीरों को भी एक दिन हटा देगा, इनका जुआ अपने कांधे से उतार कर फेंक देगा। चलिए अब हम 5वां क्रियाकलाप हल करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने क्या प्रतिक्रिया दी होगी? चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले जो राज्य थे, जो देश थे, जैसे प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी या स्पेन आदि देशों के राजा, कुलीनों और पादरियों के मन में फ्रांसीसी क्रांति से भय उत्पन्न हो गया होगा। उन्हें लगा होगा कि जैसा फ्रांस में राजा, कुलीनों और पादरी वर्ग के साथ हुआ है, यही हश्र उनके देश में उनके साथ भी हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ इन्हीं देशों के किसानों ने इस क्रांति का स्वागत किया होगा। उन्हें लगा होगा कि जिस प्रकार फ्रांस के किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे कारीगरों ने, गरीब गुरबों ने निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति हासिल कर ली है, उसी प्रकार की मुक्ति हमें भी मिल जाएगी यदि हमने भी संघर्ष का रास्ता, आंदोलन का रास्ता अपना लिया तो इस तरह से आप लोगों ने 5 क्रियाकलापों को हल कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग गुणवत्ता युक्त अध्यापन घर बैठे करने के लिए देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और जल्द ही हम अगले अध्याय का वीडियो लेकर आ रहे हैं। जय हिंद।